हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने सीएफटी के थियरी के बारे में हमने कंप्लीटली समझ लिया था। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सब के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया सीएफटी थियरी क्या होता है। अब हम सीएफटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन में सीएफटी थियरी को अप्लाई करना है। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, the crystal field stabilization energy of CONH3 6Cl3 is। ए ऑप्शन है आपका कितना बच्चों, -7.2 डेल्टा नोट। बी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर -0.4 डेल्टा नोट। सी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर -2.4 डेल्टा नोट। ठीक है, अब यहाँ पर डी ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर -3.6 डेल्टा नोट। अब इसमें आपको सीएफएसी एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, अप्रोच को समझेंगे कि किस तरीके से हमको इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला मेरे पास क्या है, यहाँ पर CONH3 6 और Cl3, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों। सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 6। इसका मतलब ये आपका क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो इसका मतलब ये क्या होता है बच्चों, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होता है तो इसका मतलब ये आपका टेट्राहेड्रल या फिर आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका सबसे पहले आइसोलेटेड कंडीशन में CO का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। आइसोलेटेड कंडीशन में CO का कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होगा, जल्दी से देखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3D7 4s2। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर +3। तो +3 कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 3D5। +3 कंडीशन में आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3D5। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आइसोलेटेड कंडीशन और इस कंडीशन में मैंने आपका निकालना बता दिया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे वैल्यूज। ठीक है, जहां तक आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। देखो 3D7 4s2 और यहाँ पर आपका 3D5 सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा 3D6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 3D6। अब 3D6, अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब आपका T2g ऑर्बिटल नीचे और Eg ऑर्बिटल ऊपर आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। मतलब ये आपका कौन सा हो जाएगा, dx2y2 और ये आपका कौन सा हो जाएगा, dz2। ये आपका dxy, ये आपका dyz और ये आपका dxz, ये हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन को, आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा बच्चों, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सीएफएसी, मुझको अभी पेयरिंग के बारे में बात नहीं किया है। अगर मुझे पेयरिंग के बारे में बात करता तो मैं पेयरिंग को कंसीडर करता। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीएफएसी निकालूंगा। तो इसके लिए हमारा सीएफएसी क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। नीचे है तो माइनस कितना होता है बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने बताया था इस सेंटर की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 डेल्टा नोट, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होती है, -2/5 डेल्टा नोट। मतलब -2/5 का मतलब 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, डेल्टा नोट। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेट करो, यहाँ पर -2.4 डेल्टा नोट आपका हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर निकाल लिया कि इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका -2.4 डेल्टा नोट। ठीक है, अब कभी कभी आपको मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ लेता है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी बेसिस में आपको सीएफएसी के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व कराता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सीएफएसी को मुझे यूज कैसे करना है। ठीक है, सीएफएसी को मुझे यूज कैसे करना है, क्योंकि आपसे अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द CFSE
4 COCl6, ठीक है, 4 माइनस कॉम्प्लेक्स इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। द डेल्टा CFSE4, इसको CFSE लिख लो, द CFSE4 COCl4 2 माइनस विल बी। अब आपको निकालना है बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। आपका ए ऑप्शन क्या है बच्चों यहाँ पर 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, बी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों यहाँ पर 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और आपका डी ऑप्शन क्या है बच्चों 2,000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका है, काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले कंपैरिजन करो, COCl6 ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर Cn की वैल्यू क्या है 6 है। अब अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो यहाँ पर आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर भी नहीं है, स्क्वायर प्लेनर आप है ना VBT से निकाल सकते हो कि ये आपका टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। वैसे तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो जनरली आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये आपका टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये हम स्क्वायर प्लेनर में काउंट करेंगे, और आपके सिलेबस में स्क्वायर प्लेनर से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर के बारे में बता दिया है, क्यों, अगर बाई चांस अगर आ जाता है तो आप लोग उसको इजीली डील कर पाओ, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको यहाँ पर ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, किसके लिए बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब मुझे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालना है वैल्यू, मुझे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE निकालना है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों वैल्यू 4/9 इंटू 18,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर हम लाएंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर CFSE की वैल्यू लाए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम समझते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमको पेयरिंग कंसीडर करने के लिए दे तो हमको पेयरिंग कंसीडर करना है, लेकिन जब तक हमें पेयरिंग एनर्जी ना दे तो हमको पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, which one of the following has lower value of magnetic moment, लोअर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इनमें से किसका लोअर मैग्नेटिक मोमेंट है। आपको CFSE के थ्रू जाना है बच्चों, VBT से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि CFSE के थ्रू जाओ, ठीक है। 3 माइनस ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देखो बच्चों यहाँ पर MnCN6 3 माइनस, सी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों यहाँ पर FeCN6 3 माइनस, और यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है बच्चों यहाँ पर डी ऑप्शन COCN6 3 माइनस। अब ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको इसमें सबसे लोअर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, किसका है, वो आपको बताना है। देखो सारे कॉम्प्लेक्स सेम है, ठीक है। अब देखो एक एक करके ध्यान से समझते बच्चों। इसमें ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें Cn की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 है। ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका क्या है बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ये भी आपका क्या है बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका इस तरीके से बनाना बताया था बच्चों मैंने, यहाँ पर भी मैंने आपका इस तरीके से बनाना बताया था, यहाँ पर भी मैंने आपको इस तरीके से बनाना बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में। तो बात क्लियर है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, अब यहाँ पर Cr पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, यहाँ पर Mn पे कितना है +3, यहाँ पर भी इस पर कितना है +3, यहाँ पर भी कितना है +3। अभी मैं Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cr +3 का लिखना चाहूँ
वैसे सीआर का होता क्या है बच्चों, सीआर का होता है 25 का मतलब 3d5 4s1, 3d5 4s1। अब एक्चुअली में आइसोलेटेड सीआर का कितना होता है बच्चों, 3d5 4s1, ठीक है। लेकिन अगर मैं CR+3 का लिखना चाहूं तो क्या आएगा, 3d3, ये आ जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। Mn का क्या होता है बच्चों, 3d5, Mn का आपका क्या होता है 3d5 4s2। अगर मैं Mn+3 का लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, Mn+2 का 3d4। अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, Fe का जल्दी से बताओ, Fe का होगा बच्चों 3d6 4s2। और मैं Fe+3 का लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3d5। अगर मैं कोबाल्ट का लिखना चाहूं तो कोबाल्ट का क्या होगा बच्चों, 3d7 4s2। और कोबाल्ट+3 का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3d6। इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। ये मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, उसके आयोनिक फॉर्म का, ठीक है, आयोनिक फॉर्म का मतलब उसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों आपको कि डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने, और ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। यहां पर क्या बोल रहा है कि डी में आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो देखो 1 2 3 4। यहां पर क्या बोल रहा है, डी में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, सारे आपके क्या है SFL, सारे आपके ऑप्शन क्या है SFL, ये भी क्या है आपका SFL, ये भी क्या है आपका SFL, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें कितने भरने बच्चों 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पर अगर मैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलूँ तो 3 × 3+2 टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 15 bm। यहाँ पर कितना है बच्चों 2 है तो 2 × 2+2 4 × 2 मतलब √8 bm आ जाएगा इसका। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, सिंपल है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 × 1+2 तो टोटल आपका कितना आ जाएगा √3 बोर मैग्नेटॉन। बात क्लियर है। यहाँ पर आपका क्या होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 0+2 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा √0 मतलब 0 बोर मैग्नेटॉन। मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका डायमैग्नेटिक। कंप्लीटली समझो कि ये आपका डायमैग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका पैरामैग्नेटिक, और ये भी आपका क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा आ रही है बच्चों, तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर आपके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देखो, मैग्नेटिक हैज लोअर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, लोअर पूछा है तो लोअर में क्या आएगा बच्चों, लोअर में तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा होता तो इसका क्या हो जाता बच्चों मैक्सिमम, ठीक है। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी बनाते हैं कि बच्चों अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो किसका मैग्नेटिक मोमेंट, ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, उसके बाद डी का, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको समझते हैं एक एक करके ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको समझते हैं एक एक करके ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, गिवन दैट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, गिवन दैट CFSE for COH2O 6 2+ is 7200 सेंटीमीटर इनवर्स, P मतलब पेयरिंग एनर्जी 2800 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो पेयरिंग दिया है तो इसका मतलब अब मैं पेयरिंग को कंसीडर करूंगा, ठीक है, पेयरिंग दिया है तो कंसीडर कर लूंगा मैं। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट डेल्टा नोट बाई 10⁻³ इन सेंटीमीटर इनवर्स, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमको डील करना है। काफी इजी क्वेश्चन है अगर मैं डील करना चाहूँ तो। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सबसे पहले समझो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है। मतलब क्यों,
क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों 6 होगा, निकाल सकते हो आप लोग। अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं ध्यान से, काफी इजी है। अगर मैंने यहाँ पर CO का ऑक्सीडेशन नंबर आइसोलेटेड कंडीशन में CO का क्या होगा को आपका जल्दी से बताओ, आइसोलेटेड कंडीशन में आपका CO का क्या होगा, फटाफट बताओ। आइसोलेटेड कंडीशन में 3D7 4s2। अगर मैंने यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों +2। अब आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, आप लोगों को इतना मैंने प्रैक्टिस करा दिया है कि आप लोग अब खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका 3D7। अब इसमें मुझे यह ऑक्टाहाइड्रल है तो ऑक्टाहाइड्रल में आपका 3 ऑर्बिटल नीचे, Eg ऊपर और T2G आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका कौन सा लिगेंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। जब ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो आपका क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। वीक फील्ड लिगेंड में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव करेगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, CFAC आपका ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल दिया, पेयरिंग एनर्जी आपका ज्यादा हो जाएगा CFAC से। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी आपका ज्यादा हो जाएगा CFAC से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7। अब देखो इतने भरने, तो पहले मैंने क्या किया, ऊपर भेजा उसके बाद पेयरिंग कराया, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पर नीचे क्या होगा, इस तरीके से होता था सेंटर, ये आपका कितना होता था बच्चों 2/5 डेल्टा नोट, और ये आपका कितना होता था 3/5 डेल्टा नोट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, -2/5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं बच्चों, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह तो आपका हो गया डेल्टा नोट। अब यहाँ पर क्या पेयरिंग एनर्जी को मैं कंसीडर करूंगा, क्यों, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कितने पेयरिंग है बच्चों, पहले समझ लो कितने पेयरिंग है, 2 पेयरिंग हुई। क्या मुझे पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर करना है, नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको पेयर कराता है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड आपको पेयरिंग थोड़ी ना कर रहा है। पहले तो हमने सब में भर लिया, अब तो इसका अपने आप ही पेयरिंग होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने आप पेयरिंग होगा, तो यहाँ पर आपको पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, आप समझ सकते हो उसको अच्छे से। अब देखो यहाँ पर मैं अगर CFAC निकालना चाहूँ तो CFAC क्या है बच्चों, यहाँ पर CFAC की वैल्यू कितनी दी हुई है 7200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 7200 सेंटीमीटर, और ये आपका डेल्टा नोट टोटल बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये गया, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर -0.4, इसको बोल सकते हैं -2 मिनट समझना बच्चों। ये आपका कितना हो जाएगा -0.4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 डेल्टा नोट। अब इसको कैलकुलेट करो, -2.0 प्लस 1.2 डेल्टा नोट। अब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -0.8 डेल्टा नोट। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से। अब देखो डेल्टा नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा 7200, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जल्दी से, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.8। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमको लेना है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 9000। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, इस वैल्यू में मुझको निकालना है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड के वैल्यू में मुझे निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के वैल्यू में मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, देखो ध्यान से, -9000 डिवाइडेड बाई 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या होगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब 3 0 से 3 0 गए, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 9। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 बार अगर आप डील करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन को डील करते हैं ताकि आपको CFAC में स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाए। वैसे मैंने VBT के एग्जाम्पल आपको इतने बता दिए कि अब आप VBT का एग्जाम्पल कर सकते हो। मैंने सब टाइप के एग्जाम्पल बता चुका हूँ VBT का। नाउ मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखना, यहाँ पर चूज सेकेंड, यहाँ पर उल्टा मैंने लिया है, किस लिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। चूज इनकरेक्ट
इनकरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। हमको गलत स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है, गलत कौन सा है बच्चों वो मुझे बताना है इन सब में से, ठीक है, और बाकी तो सही होंगे। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आपका CuEn ट्वाइस और यहाँ पर 2 प्लस और यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर Cu ट्राई En। अभी मैंने पढ़ाया बच्चों, इस कंसेप्ट को आप लोग समझ सकते हो। बी, अब देखो बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, FeH2O 6 3 यहाँ पर FeNO2 2 3 माइनस और यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं FeNH3 6 3 ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर COH2O 6 3 यहाँ पर हमारा क्या होगा RH2O 6 3 और यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों IRH2O 6 3 अब देखो डी ऑप्शन समझते बच्चों, डी ऑप्शन में क्या होगा CrNH3 6 1 अब यहाँ पर आपका CrNH3 6 2 और यहाँ पर आपका CrNH3 6 3 अब देखो ध्यान से मुझे बताना है ऑर्डर की इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। हम सारे को एनालिसिस करेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, बात सही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ये आपका क्या बनाएगा बच्चों, चिलेट कंपाउंड है, ये भी आपका क्या बनाएगा, चिलेट बनाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे अगर मैं ट्राई इन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ट्राई इन मतलब NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। अब देखो यहाँ पर मेरे पास Cu है, ये यहाँ से भी लेगा, ये यहाँ से भी लेगा, ये यहाँ से भी लेगा, तो नंबर ऑफ रिंग यहाँ पर आपकी मैक्सिमम बनेगी। यहाँ पर आपके मैक्सिमम क्या बनेगी बच्चों, नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पर एक रिंग ये बन गया, एक रिंग ये बन गया, एक रिंग आपका ये बन गया, टोटल रिंग आपकी कितनी हो गई बच्चों, इसमें 3। टोटल आपके कितने रिंग हो गए बच्चों, यहाँ पर 3। लेकिन यहाँ पर आपका कितना रिंग बनेगा बच्चों, यहाँ पर एक En की वजह से, ध्यान से समझ सकते हो बच्चों, एक En की वजह से यहाँ पर आपको कितना रिंग बनेगा, CH2 CH2 NH2, ये यहाँ पर आपका एक रिंग बनेगा और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आपका 3 रिंग बना रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग मैक्सिमम है। नंबर ऑफ रिंग मैक्सिमम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर इसकी स्टेबिलिटी कम, ये दोनों के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग आपके मैक्सिमम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका कम है। और आप जानते हो कि चिलेट लिगेंड का आपका चिलेशन आपका बस कार्बन डोनर से कम होता है, कार्बन डोनर से कम होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों, कार्बन डोनर से कम होता है, बाकी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये आपका वीक, ये भी आपका वीक नहीं, ये आपका हाँ ये भी आपका वीक। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तीनों में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर आर सिमिलर, ऑक्सीडेशन नंबर सबका सिमिलर है आपका, ठीक है। आप इसको सिंपल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऑर्डर से अरेंज कर सकते हो। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, तो इसके हिसाब से ये आपका होना चाहिए, सबसे ज्यादा ये आना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, FeNH3 6 3 स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख सकते हो बच्चों, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 6 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका FeH2O 6 यहाँ पर आपका 3 देखो ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के हिसाब से ये आपका मैक्सिमम आपका होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये, लेकिन इसमें ऑर्डर आपको गलत दिया हुआ है, तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट आपको पूछा है तो ये वाला आपका इनकरेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक सीरीज में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका CFAC बढ़ेगा। तो देखो डाउन द ग्रुप है, तो डाउन द ग्रुप में सबसे देखो यहाँ पर जेड इफेक्टिव आपका सबसे ज्यादा बिहेव करेगा, तो या आपका किसका 5D, या आपका 4D और ये आपका 3D, तो किसका मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम होगा, ये आपका करेक्ट है।
नाउ इसमें देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पर आपका +2, यहाँ पर आपका +3। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो CFAC बढ़ेगी, CFAC बढ़ेगा तो आपका स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो गलत केवल और केवल कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो इन सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना, एक क्वेश्चन में मैंने 3-4 कंसेप्ट बताए, तीनों चारों कंसेप्ट को अप्लाई करना आप अच्छे से सीखो, 1-2 बार करो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जहां तक काफी इजी है, ठीक है। अब आपका CFT अच्छे से कंप्लीट होता है बच्चों। अब CFT में एक टॉपिक और बचा है, उसको मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब देखो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका कलर किस तरीके से होता है बच्चों। अब ध्यान से समझना, यहां पर क्लियर है, इजी होगा बच्चों, काफी ज्यादा टफ नहीं है, इजी है बच्चों। 1-2 बार समझोगे तो आप, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कलर हम किस तरीके से निकालेंगे, कलर हम इसमें किस तरीके से निकालेंगे। देखो यहां पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, यहां पर मैं एक ही कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, देखो यहां पर ये होगा। अब क्या होगा कि यहां पर मेरे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहां पर फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में चले जाने की वजह से ये क्या करेगा बच्चों, ये आपका क्या करेगा, ये आपका ये वाला यहां चला जाएगा। तो यहां पर आपका इमिटेड कलर होगा, ठीक है, इमिटेड कलर। यहां पर आपका एब्जॉर्ब कलर होगा, एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब कलर होगा, कलर, और यहां से आपको कलर इमिट करेगा। तो यहां पर इमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, आपने इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा, एक होता है एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, अब देखो ऑब्जर्व आपके कौन से स्पेक्ट्रम ने किया, जिस कलर को ऑब्जर्व करेगा वो कलर नहीं दिखाएगा, उसका दूसरा कलर इमिशन स्पेक्ट्रम का कलर दिखाएगा। तो इस तरीके से डी ब्लॉक में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका होता है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाने की वजह से ये आपका कलर शो करेगा, ये आपके अपने कलर को चेंज करेगा। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर ऐसे कलर होता है विबग्योर, विबग्योर होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो अगर आपका वॉयलेट कलर का कंपाउंड, वॉयलेट कलर का कंपाउंड अगर आपके फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कौन सा कलर शो करेगा, ग्रीन कलर। अगर आपका इंडिगो कलर का कंपाउंड अगर कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर शो करेगा, येलो कलर। अगर आपका ब्लू कलर का कंपाउंड अगर कलर को ऑब्जर्व करेगा तो ये आपका रेड ऑरेंज टाइप का कलर शो करेगा। या फिर अगर रेड ऑरेंज कलर का कंपाउंड अगर फोटोन को एब्जॉर्ब करके कौन सा कलर इमिट करेगा, ब्राउन कलर। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, अगर आपका वॉयलेट कलर का कंपाउंड फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो इमिशन जो आपका इमिट करेगा वो कौन सा कलर होगा, ग्रीन। लेकिन अगर आपको ग्रीन ने अगर आपके इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, मतलब फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो आपका कौन सा कलर दिखाएगा, वॉयलेट। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि आप देखो वॉयलेट ने आपके ग्रीन कलर को, वॉयलेट ने आपके फोटोन को एब्जॉर्ब किया, ये मेरे पास स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब कलर कौन सा है बच्चों, एब्जॉर्ब कलर कौन सा है बच्चों आपका, वॉयलेट। और इमिशन कलर कौन सा होगा, ग्रीन। ध्यान से समझना, वॉयलेट ने अगर आपके फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर आपका आएगा। तो देखो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम वाला कलर कौन सा है, वॉयलेट, और फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद कौन से कलर में चेंज होगा, म्योर में। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। ये इसका देखो वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका ग्रीन, इंडिगो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका येलो, और ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका रेड ऑरेंज। तो इस तरीके से ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर है आपस में। ध्यान से समझना, वॉयलेट का ग्रीन तो ग्रीन का वॉयलेट, इंडिगो का येलो, येलो का इंडिगो, ब्लू का रेड ऑरेंज का ब्लू, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर किस तरीके से शो होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है।
अब आप किसी को भी कोई भी अगर आपको दिया जाए कि ये आपका वो वायलेट कलर का था, फोटो ने ऑब्जर्व करने के बाद कौन सा कलर शो करेगा, 4 कलर देंगे तो आप सीधा बोल सकते हो ग्रीन कलर। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।